बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs वाला पोर्शन हमने अभी सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो ये वाले एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कंसेप्ट के साथ ये आते हैं तो इंशाल्लाह एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं, वो आप आसानी से कर लेंगे। ये कहीं से नहीं मिलते, अक्सर स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं। तो कंसेप्ट के साथ ये चीज़ें आपको इधर अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कंसेप्ट के साथ ये सॉल्व आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ चुके हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है। वो कहेंगे ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इन्हें आपने डिफाइन करना है, एक एक या दो दो एग्जाम्पल देनी है। तो ये चैप्टर के अंदर जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी तो डिस्कस किया था अच्छी तरह से, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्म को वो कहेंगे, दो या तीन देंगे। और एक ख़ास बात इसकी ये है, यही डेफिनेशन, यही टर्म्स तीन चार दे देंगे तो लॉन्ग भी बन सकता है। दो देंगे शॉर्ट या एक भी दे सकते हैं, लॉन्ग भी बन सकता है। डेफिनेशन हैं, टर्म्स हैं, कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के बाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1 है, वो कह रहे हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटम की तादाद बराबर है। वजह उसकी क्या रीजन है वही एक्सप्लेन करें। अब सोडियम एक एटम है, यूरेनियम ये भी एक एटम है। इन दोनों एटम का जो मैस है वो इसका सोडियम का 23 है, मोलर मैस, इसका एटॉमिक मैस भी यही होता है। इसका एटॉमिक मैस 238 होता है। मतलब 23 ग्राम सोडियम एक मोल के इक्वल है और 238 ग्राम यूरेनियम भी एक मोल के इक्वल है। और हम जानते हैं किसी भी एटम का अगर एक मोल होगा उसमें, उस एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.02 10⁻23। चूंकि ये दोनों एक एक मोल के बराबर हैं तो इसलिए एक मोल में नंबर ऑफ एटम ये होते हैं, इसलिए ये दोनों एटम क्या हैं? सेम नंबर ऑफ एटम रखते हैं। ठीक हो गया। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का। मैग्नीशियम का डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर, कोई भी टॉपिक था उसमें। मैग्नीशियम का जो मैस है वो है 24 AMU। AMU उसका यूनिट है, डिस्कस कर चुके हैं। और कार्बन का जो मैस है वो 12 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मैस में ये टॉपिक डिस्कस किया था। इसका मैस है 24 AMU, इसका मैस है 12 AMU। चूंकि इसका मैस इससे 2 गुना ज्यादा है इसलिए मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है कार्बन एटम से। इजी। नंबर 3, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। इसकी क्या वजह? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब है 1 मोल, और ये है क्या? मॉलिक्यूल है। 1 मोल मॉलिक्यूल में, 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 10⁻23। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब है 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये। इसी तरह 342 ग्राम सक्रोज का मतलब है 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 10⁻23। इसलिए इन दोनों ग्लूकोज और सक्रोज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, बिकॉज दोनों क्या रखते हैं? 1 मोल। लेकिन एटम क्यों डिफरेंट है? अब सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। अब इसमें टोटल एटम्स हैं 24 और इसमें टोटल एटम्स हैं 43 तकरीबन। बाईस, 24, 34, 45। इसमें ये एटम्स हैं 45 एटम्स हैं, इसमें 24 एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा?
नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने का फार्मूला, वो जो मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिए हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई, इसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसे 45 है इसके साथ, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होंगे। इस तरह से दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम है, दोनों एक एक मोल रखते हैं मॉलिक्यूल, तो 6.02 10 पावर 23, लेकिन एटम चूंकि डिफरेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एटम इनमें डिफरेंट होंगे। नंबर 4, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, हैव वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हर क्वेश्चन में तकरीबन बात घूम फिर के किधर आ जाती है, मोल पे, तो मोल वाला टॉपिक उसकी कैलकुलेशन वो जरूरी है। अब 2 ग्राम H2 का मतलब 1 मोल, 16 ग्राम CH4 का मतलब 1 मोल, 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल। मोल अब क्या है, मोल का फार्मूला था मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो मैस इन ग्राम इनका दिया गया है 2 ग्राम, मोलर मैस भी 2 है 1 आएगा, मैस इन ग्राम 16, मोलर मैस भी 16 1 मोल, मैस इन ग्राम 44, मोलर मैस भी 44, तो मतलब ये तीनों क्या है, एक मोल के इक्वल, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, और हम जानते हैं एक मोल में वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसलिए ये मैसेज इनके डिफरेंट हैं लेकिन वॉल्यूम डिपेंड करता है मोल पे, क्योंकि इन सब के मोल इक्वल हैं इसलिए मैसेज इक्वल हूं या ना हो वॉल्यूम सेम रहेगा। नंबर 5 पे है, वो कहते हैं कि H2SO4 जब आयोनाइज किया जाता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज आयन की तादाद नेगेटिवली चार्ज आयन से डबल है, उसकी क्या रीजन है? हाँ जी, जब इसे आयोनाइज करते हैं तो ये भी प्लस, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 2 है +2 और ये -2, चार्जेस इक्वल है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन टोटल कितने हैं, 2, और ये नेगेटिवली चार्ज आयन कितने हैं, सिर्फ 1। इसलिए जब H2SO4 को आयोनाइज किया जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं वो ट्वाइस होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन। ये हो गया। इसी तरह सिमिलर है ये भी, पोटाशियम डाइक्रोमेट जब इसे आयोनाइज किया जाता है वो कहते हैं फार्मूला यूनिट से आयन की तादाद थ्राइस होती है। फार्मूला यूनिट का मतलब कि अगर इसका 1 मोल होगा तो इसमें फार्मूला यूनिट 6.02 10 पावर 23, अमाउंट जो भी दी जाए उस हिसाब से मोल फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे ख्याल में 1 मिलीग्राम इसकी अमाउंट दी गई है तो 1 मिलीग्राम में पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यूनिट टोटल का बताएगा वो जो भी आएगा। फार्मूला यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन जब आयन फाइंड आउट करेंगे टोटल आयन 3 है तो जो भी रिजल्ट आए फार्मूला यूनिट का उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, थराइस हो जाएगा। तो इसलिए फार्मूला यूनिट से नंबर ऑफ आयन्स क्या हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में, थराइस। ये क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मोल वाली कैलकुलेशन ही है। अगर मोल वाली कैलकुलेशन आपको आती है, मोल के सिर्फ 2 फार्मूले याद रखें, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। काफी सारे क्वेश्चन है लेकिन इधर मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, इनकी समझ आ जाएगी तो आपको इन दोनों में वही 2 फार्मूले यूज हो रहे हैं, बाकियों की आसानी से समझ आ जाए। और ये मोल ऑफ क्लोरीन एटम इन 0.82 ग्राम ऑफ C2H4Cl2। अब मोल किसके फाइंड आउट करने हैं, Cl के, सिर्फ हम पहले इस टोटल के मोल फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, इस टोटल के मोल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। इस टोटल के मोल फाइंड आउट कर लें पहले, टोटल के मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल वाला फार्मूला, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसका मोलर मैस 99.017, या ये कैलकुलेट कर लीजिएगा यही आता है या कोई और। मोलर मैस इसका क्या था, 99। अब हमें टोटल के मोल नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोल ऑफ क्लोरीन एटम। हाँ जी, इसके मोल फाइंड आउट करने हैं तो वो जो टोटल है इसमें क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2,
तो इसी चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा जो भी है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। मोल ऑफ क्लोरीन एटम, टोटल के मोल निकाल के उसमें जितने भी क्लोरीन हैं उसकी अमाउंट से, तादाद से मल्टीप्लाई कर दें, मोल ऑफ। दूसरा है मैस इन 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 20। ये क्वेश्चन हो गया है, इसे रेज कर देते हैं। मैस इन 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा दूसरा मोल के अलावा, वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी बताया है फार्मूला, डिटेल से इसे चैप्टर में पढ़ा था। मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23। अब मॉलिक्यूल की तादाद दी गई है 2.6 10 रेज पावर 20। हाँ जी, ये अब मोल, हमें मोल नहीं फाइंड आउट करने, मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैस फाइंड आउट करने के लिए मोल का जो फार्मूला है वो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 रेज पावर 23। हाँ जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 2.6 10 रेज पावर 20। मोलर मैस SO2 का होता है, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई 64। सल्फर का 32, O2 32 64। ये उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 6.02 10 पावर 23 इज इक्वल टू मैस इन ग्राम। हाँ जी, अब इसे जब सॉल्व करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 2.6 और इस पे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो मैस इन ग्राम होगा। ये क्वेश्चन अब जो फर्स्ट ईयर के पेपर हुए हैं उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मैस इन ग्राम आ जाएगा। तो वो जो मैस इन ग्राम आएगा उसे कन्वर्ट करना है केजी में। वो कह रहे हैं कन्वर्ट इट इनटू केजी। तो मैस इन ग्राम तो आ जाएगा, जब उसे केजी में, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे? 1000 से। 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो आंसर किस में चला जाएगा? केजी। तो वही फार्मूला लगाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02। मॉलिक्यूल दिए गए थे, मोल की जगह मैस इन ग्राम, मोलर मैस इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड, तो मैस इन ग्राम, उन्होंने कहा केजी में कन्वर्ट करें, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, ग्राम की जगह वो केजी में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, इसके न्यूमेरिकल है, सारे करने हैं, इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, 25। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 में पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं किसी भी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लाजमी ओबे होता है। कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास neither be created nor destroyed but it can change from one form to another form। किसी भी स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ओबे होना लाजमी है, जरूरी है। हाँ जी, कैसे? अब एक केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल हम देते हैं कि H2 प्लस O2 ये आपस में कंबाइन होके बनाते हैं H2O 2 मोल। तो इसके भी कितने मोल होंगे? 2 मोल। अब अगर इसका मैस देखें 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम, और इधर 4 प्लस 32 36, इधर भी 36, इधर भी 36, ये मैस इक्वल होगा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस लाजमी ओबे होगा। यही रीजन। दूसरा, मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाँ जी, बहुत सारे रिएक्शन है हमारे इर्द गिर्द जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। कंबस्शन, बर्निंग प्रोसेस, जैसे
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाती है। तो ये जो कंबस्शन प्रोसेस है, इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब फिनिश हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप। अब ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, मौजूद है, तो ये वाला जो रिएक्शन है, इसमें कंबस्शन जो आम कंबस्शन होती है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होते हैं या कार्बन बर्न होती है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये तो एक्सेस में है, लेकिन मीथेन और कार्बन ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज ए मास ऑफ 20.18 AMU। किसी एक नियॉन एटम का ये मास नहीं होता। वाई? एक्सप्लेन करें इसे। एमसीक्यूज के टॉपिक में ये डिटेल से बता चुका हूं मैं, पढ़ चुके हैं हम क्या, नियॉन का के आइसोटोप्स हैं 3। अब उन 3 का जो एवरेज मास निकालेंगे वो आएगा नियॉन का। अब उन तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? उनके जो भी मैसेज हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको दरमियान में प्लस प्लस प्लस, और डिवाइड कर लेंगे 100 से। वो एवरेज मैस आएगा नियॉन का। एवरेज आया है तीनों आइसोटोप्स की मैसेज और उनकी रिलेटिव अबंडेंस के नतीजे में, अकेले किसी एक एटम का नहीं आया। तो इसलिए नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज ए मास 20.18 AMU। एक और क्वेश्चन है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा इसका 1 मोल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये 2 मोल बेस के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए। ऐसा क्यों होता है? इसका 1 मोल है, बेस का भी 1 मोल चाहिए, लेकिन इसका 1 मोल बेस के 2 मोल चाहिए इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब H2SO4 आयोनाइज होता है तो इसमें ये डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड का मतलब ये 1 मोल इसका 2 मोल हाइड्रोजन आयन देता है। अब इन 2 मोल हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन होने चाहिए। 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन होंगे तो ये न्यूट्रलाइज होगा, वाटर बनेंगे 2 मोल। तो NaOH जो है, जब इसे आयोनाइज करते हैं तो ये Na+ देगा और साथ में OH- देगा। ये तो 1 मोल दे रहा है, हमें चाहिए 2 मोल। तो इसके 2 मोल कहां से आएंगे? अगर ये 2 मोल होगा तब जाके इसके 2 मोल आए। तो इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल, ये मोनो एसिड बेसिक है, ये डाई बेसिक एसिड है, मतलब इसे न्यूट्रलाइज करना है, चूंकि ये 2 मोल एसिड दे रहा है, 2 मोल बेस चाहिए। N2 and CO carbon monoxide and nitrogen have equal number of electron, proton, neutron। इन सब में इक्वल क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। अब एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 2 होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन। अब इन दोनों में 6 8 14 14 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन अगर बात करें वो भी इक्वल है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 और इसमें 8 14। इस एक में 7, दूसरे में भी 7, तो ये इक्वल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मोल H2O जो है वाटर का 1 मोल, ये 2 मोल बांध के रखता है, 3 मोल एटम रखता है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन रखता है, 28 मोल फंडामेंटल पार्टिकल रखता है। कैसे? तो ये जो 1 मोल H2 है, अगर इसकी स्ट्रक्चर के देखें तो 1 मोल जो H2O है, H2O का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? 2 मोल ऑफ बॉन्ड्स। टोटल एटम्स कितने हैं? 3 मोल ऑफ एटम्स। बॉन्ड्स कितने हैं? 2 मोल ऑफ बॉन्ड्स। एटम्स 3 मोल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन
हाँ जी, जब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें 8, इसमें 1, इसमें 1, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल फंडामेंटल पार्टिकल 20। क्यों 20 हैं? पार्टिकल कैसे 20 आ गए? इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 है टोटल 1, 28, 16 प्लस 8, 24 और 4 ये 28। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 28। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शॉर्ट में, और एमसीक्यू भी डिस्कस किए। अगर ये आप लोगों को अच्छी तरह से आते हैं, इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी।